नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का मुरादाबाद में सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती को लेकर दिए गए विवादित बयान ने यूपी की सियासत गरमाती है। मामले में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी ने तो साफ साफ कह दिया कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। वहीं अब चारों तरफ से गिरने पर रामगोपाल यादव ने सफाई दी है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इन सब के बीच अखिलेश यादव बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो रामगोपाल यादव, चाहे वो व्योमिका सिंह हो, सोफिया कुरैशी हो या फिर भारती जिनका जिक्र किया जा रहा है वो हो, उनको लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं और जब विवाद बढ़ता है, उनकी जाति बताने की कोशिश करते हैं, विवाद बढ़ता है तो इस तरीके से बैकफुट पर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो क्या आखिर करने की कोशिश कर रहे हैं रामगोपाल यादव? देखिए, रामगोपाल यादव की बात तो बाद में होती है। जिसका नेता अखिलेश यादव ही इस तरह का बयान देता है तो उनके चाचा रामगोपाल यादव किस तरह का बयान देंगे? वो तो छोटे से प्यादे हैं, बड़ा प्यादा तो अखिलेश यादव है। जो बात क्या कर रहे हैं कि जश्न जीत की मनाई जाती है, सीज की नहीं। पहले तो सीज और जीत के बीच का अंतर अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए। या तो वो जानते हैं या तो उनके उसके बारे में इनको पूरी जानकारी नहीं है, या जानबूझकर वो पाकिस्तान की जीत की बात कर रहे हैं। ये जीत का जश्न की बात अखिलेश यादव, जीत किसे कहा जाता है? ये अखिलेश यादव पिछले कुछ समय पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था और जब इंडी गठबंधन की सारी पार्टियां विपक्ष में बैठने के बावजूद जीत का जश्न मना रही थी, तो उस समय इनको जीत और हार का फर्क पता नहीं था। उस समय लग रहा था कि नहीं, हम तो जीत गए चुनाव क्योंकि संख्या बढ़ गई। उस समय जीत का मतलब संख्या का बढ़ना होता है, उस समय जीत का मतलब सत्ता तक पहुंचना नहीं होता है। इस समय जीत का मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करना, उसके ठिकाने ध्वस्त करना, एयरबेस तबाह करना, आर्मी बेस तबाह करना, उसके घर में घुसकर मिसाइल दागना, ये सारा जीत का नतीजा नहीं है। जीत का मतलब उनके लिए क्या है? पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाए। क्या वो चाहते हैं? पाकिस्तान ने इस युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला, इसमें सरेंडर किया है। सरेंडर कैसे किया? पहली बात तो यह है कि भारत ने टेररिस्ट ठिकानों को पर अटैक किया और टेररिस्ट ठिकाने चुने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि भारत का ही हिस्सा है। कुछ समय के लिए पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली उस पर कब्जा बनाए रखा है। वो भी कहता है कि आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन हम इससे संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, लेकिन हिस्सा हमारा ही है। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ठिकाने पंजाब के थे, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, और वहां पर जो कि उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाले थे, क्योंकि पीओजे के जो हिस्सा है, पाकिस्तान जिसको कहता है कि आज़ाद कश्मीर है, हमारे संरक्षण में है, वो तो हमारा ही हिस्सा है। हम नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। हम अपने नक्शे में भी उसको अपना ही हिस्सा दिखाते हैं और बार बार ये बात कहते हैं। संसद के अंदर भी कहा जाता है, बाहर भी कहा जाता है, यूएन में भी कहा जाता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। और अभी कुछ समय के लिए जो कांग्रेस की गलतियों के कारण, जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है, उसे हम कभी भी मुक्त करा सकते हैं। और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब जो पाकिस्तान से कोई बातचीत होगी तो कश्मीर मतलब ये कश्मीर पर नहीं होगी, ये पीओके पर होगी। कि कब पीओके तुम खाली कर रहे हो, और फरमान भी जारी किया गया, पीओके को खाली करो, वहां से अपनी सेना पीछे हटाओ, अब वो धीरे धीरे भारत का हिस्सा होगा। दूसरी बात, जो उसका क्षेत्र है पाकिस्तान का, किसी भी संप्रभु देश जो सोवरेन कंट्री होता है,
उसके सबसे बड़ा आधार यही होता है कि उसके क्षेत्र के अंदर किसी और देश का अथॉरिटी उसकी इजाजत के बिना कोई गतिविधि न कर सके। हमने किया, हमने मान लिया कि हमारा पंजाब और उसका पंजाब भी हमारा ही क्षेत्र है, और अगर वहां आतंकी ठिकाना है तो उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो उसकी संप्रभुता को हमने चुनौती दी कि तुम सॉवरेन कंट्री नहीं हो, अगर तुम आतंकवादियों को पनाह दोगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर, इस्लामाबाद में भी पनाह दोगे, वहां भी आतंकी टेरर कैंप चलाओगे, वहां भी मरकज बनाओगे, मदरसा बनाओगे और उसमें आतंकवादी पालोगे, तो वहां भी हम मिसाइल अटैक करेंगे, वहां भी घुसकर मारेंगे। ये भारत की दूसरी जीत थी। तीसरे स्तर पर जब उन आतंकवादियों के संरक्षक बने वो पाकिस्तान आर्मी वालों ने भारत के खिलाफ अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल दागे। भारत ने सबसे पहले डिफेंड किया और उसके बाद प्रतिक्रिया की। डिफेंड के बाद जो प्रतिक्रिया की उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान के 20% एयरबेस तबाह हो गए हैं, उसकी मरम्मत की जरूरत है और उसके लिए पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है, नोटिस टू एयरमैन, ये नोटम जारी किया है और उस नोटम को डिकोड किया है हिंदुस्तान ने और उसमें कहा गया है वर्क इन प्रोग्रेस, WIP शब्द का उपयोग किया गया है नोटम में कि इन जगहों पर जहां जहां भारत के मिसाइल दागे गए हैं, चाहे कराची पोर्ट हो या फिर इधर सरगोटा में हो, ये हर जगह पर जो एयर बेस को टारगेट किया गया उन जगहों पर अभी ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया है। ये ऑपरेशनल नहीं रहा, नन ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया कि अगले 10 दिन 15 दिन तक जब तक उसकी मरम्मत नहीं कर ली जाती वहां पर कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। और ऐसे में 20% जो उसके एयरबेस तबाह हुए वो हमारी तीसरी जीत की निशानी थी। चौथी, जो उसके जितने भी वो ऐसे ठिकाने थे जिसको पाकिस्तान के अंदर सबसे सुरक्षित मानता है ये लोग, यानी कि रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर, उस पर हमने अटैक किया, ड्रोन से भी अटैक किया। उसके बाद वहीं पर जो नेशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट डिवीजन जो है उसका, वहां पर नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन पर अटैक किया। उसके बाद स्ट्रेटजिक प्लान, जो स्ट्रेटजिक प्लान बनाता है जिसमें यह भी शामिल होता है कि न्यूक्लियर कमांड सेंटर, जो न्यूक्लियर कमांड देने वाले लोगों की इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बैठक होती है, वो स्ट्रेटजिक प्लान डिवीजन पर हमने अटैक किया और वहां पर भी अपनी भारतीय सेना ने धमक दिखाई कि हम यहां तक अपनी पहुंच रखते हैं। उसके बाद ISI के हेडक्वार्टर पर हमने अटैक किया, उसके बगल में ड्रोन गिराए, बताए कि अगली बार ये ड्रोन, ये मिसाइल बगल में नहीं, आसपास में नहीं, बल्कि सीधे तुम्हारे कमरे में गिरेगा, पूरा विध्वंस हो जाओगे। ये सारे जो भारत की जीत थी, उसके बाद लगातार अलग अलग ठिकानों पर भी उसके आगे टारगेट, युद्धपोत हमने अरब सागर में उतारे, 6 युद्धपोत, और कराची में अफरा तफरी मच गई। कराची पोर्ट उसका खाली होने लगा कि अब तो भारत का कब्जा हो जाएगा कराची पोर्ट पर। अब ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान ने घुटने टेके, मीडिएशन के लिए अमेरिका गया, जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि अमेरिका मीडिएट कर रहा था, वो मीडिएट अमेरिका नहीं कर रहा था। अमेरिका से इसने गुहार लगाई, अमेरिका ने भारत से बातचीत की, मार्को रूबियो ने बातचीत की जयशंकर से, जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि ये आर्मी टू आर्मी जो चल रहा है अभी पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होगा, हम बीच में कोई समझौता नहीं करेंगे, ये आर्मी का मसला है, अगर वो अटैक कर रहा है हम प्रतिक्रिया करते रहेंगे, हम उसके दुगने गति से प्रतिक्रिया करेंगे। फिर उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति JD वांस ने किया, बातचीत की PM मोदी के साथ। PM मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान खैरियत चाहता है तो वो अपने एक्टिविटी कम करे, क्योंकि वो एक मिसाइल दागेगा तो हम 25 मिसाइल दागेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान ये सोचे, विचार करे कि वो आगे अटैक नहीं करेगा, वो आगे
सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा जो शिमला समझौता के तहत है, अगर ये ऐसा करता है तो हमारी सेना प्रतिक्रिया नहीं करेगी। अब अमेरिका यहां से यही मैसेज लेकर गया और पाकिस्तान में ये बातचीत हुई। पहले शहबाज शरीफ से बातचीत किया रूबियो, उसका विदेश मंत्री, और उसके बाद बातचीत करने की बारी आई जनरल मुनीर से, क्योंकि शहबाज शरीफ से बातचीत करते हुए ये पता चला कि इसके हाथ में कुछ नहीं है, जनरल के हाथ में है। वो चाहेगा तभी आर्मी को शांत कर सकता है। हिंदुस्तान की तरह तो वहाँ है नहीं कि वहाँ पर यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सबके अपने अपने अधिकार, अपने अपने क्षेत्र सीमित हैं कि किसको कहाँ पर क्या करना है। सेना को करना है पॉलिटिकल कमांड से पूरी तरह से हरी झंडी मिलने के बाद ही। और पॉलिटिकल कमांड अपने तरीके से काम करते हैं। सीसीएस की मीटिंग चल रही थी, सीडीएस के साथ मीटिंग चल रही थी, तीनों सेना प्रमुख के साथ मीटिंग चल रही थी, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, ये सारे लोग इकट्ठा थे। बातचीत यहाँ से ऑर्डर मिलता था, सेना वही काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के डीजीएमओ के तरफ से हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन आया। जनरल अब्दुल्ला, खालिफ अब्दुल्ला ने फोन किया, और जब फोन किया तो उस समय होल्ड पर रख दिया गया। 1 बजे फोन किया, होल्ड पर रख दिया गया कि अभी तुमसे बात नहीं करेंगे, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, फिर दोबारा बात करना। तीसरी बार कॉल उसका आया 3:30 बजे, और उसके बाद दोनों स्तर पर बात हुई। उसने कहा कि आज 5 बजे का डेडलाइन है, उसके बाद 5 बजे के बाद हम अपनी तरफ से सीज फायर मानते हैं, हम कोई अटैक नहीं करेंगे। यहाँ के डीजीएमओ ने कहा कि हमारे पास तो यही कमांड आया है, हमारे प्रधानमंत्री भी यही बोले हैं कि अगर पाकिस्तान अटैक नहीं करता तो अभी हम अटैक नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान बाद में भी कोई आतंकी गतिविधि यहां करता है तो फिर हम अटैक करेंगे। अब ये पूरे प्रोसेस में भारत की जीत नहीं है तो क्या सीज फायर है? यह अखिलेश यादव को समझना चाहिए। ये सीज फायर किसने करवाया, सरेंडर किसने कहा? सरेंडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपना हाथ खड़ा करके राइफल उठा के आ जाए सामने। सरेंडर का मतलब वही होता है कि जब युद्ध में सामने वाला गुहार लगा रहा है कि अब हमें बचा लो। पूरी दुनिया में अभी हर जगह, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द गार्जियन तक, हर जगह भारत की इस जीत का बारे में चर्चा हो रही है, बताया जा रहा है। ये अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख कर आया है, जानकारी होगी इनकी, तो ये देख ले, पढ़ ले कि पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि भारत ने वो किया जो अभी तक 1947 के बाद से नहीं हुआ, अभी तक एक बार भी। यहां तक की बात हम करते हैं, एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यहां पार्लियामेंट तक पर अटैक हुआ, पाकिस्तानी सबूत मिले, क्या किया आपने? कोई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई वैसी नहीं की। हिंदुस्तान में यूपीए 1, यूपीए 2, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, कितने आतंकी हमले हुए, आज तक एक फायर नहीं किया पाकिस्तान की तरफ। ये वो फोर्स रखे रह गए थे, राजीव गांधी जिसे दलाली करके पैसे इधर उधर बांटकर जिसमें फंसे हुए थे, वो फोर्स भी करगिल के समय में इस्तेमाल हुआ। ऐसे कैसे इस्तेमाल हुआ जब पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहा? मुंबई अटैक के बाद आपने क्या कर लिया? एक भी पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? उड़ी से लेके पुलवामा तक हर बार ऐसी आतंकी एक्टिविटी के खिलाफ, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर इस बार का टोटल स्ट्राइक हो। इस बार छोटे मोटे स्ट्राइक नहीं थे, ये उसके घरों में घुस घुस कर मारने वाले थे। तो इसके बावजूद भी अगर अखिलेश यादव ये बात करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। यकीन नहीं कर पा रहे मुझे। वो यकीन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको क्या दिखाना है? वो उस ब्रिगेड का हिस्सा है अखिलेश यादव, जो ये बार बार, चाहे हर जगह पर, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान हारा नहीं है, भारत की जीत का जश्न नहीं हो, यानी कि पाकिस्तान को हमने नहीं हराया, तो पाकिस्तान हारा नहीं है। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है उसको ढकने की कोशिश हिंदुस्तान में ये ब्रिगेड कर रहा है, जिसमें ज़्यादातर सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल है, जो चाहे सोशल मीडिया इंटेलेक्चुअल हो, या फिर अखबारों में आर्टिकल लिखने वाला हो, या फिर
वो अलग अलग जगह पर भाषणबाजी करने वाला हो या उसका पॉलिटिकल सपोर्टर अखिलेश यादव या कांग्रेस जैसे लोग हों, ये सब नेता ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से हम ये बताने की, समझाने की, लोगों के अंदर दिमाग में भर दें कि पाकिस्तान को हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, पाकिस्तान अभी भी उतना ही मजबूत है। क्योंकि पहले क्या होता था, इस स्ट्राइक के पहले हमेशा से ये तुलना की जाती रही, भारत और पाकिस्तान की सेना 19-20 का अंतर है, 19-20 का अंतर है, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकता है। पाकिस्तान की आर्मी भी बड़ा मजबूत है। अब वो नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच वही अंतर है जो अमेरिका और इराक के बीच था। जैसे अमेरिका इराक में घुसा, ध्वस्त कर दिया, सद्दाम हुसैन को पकड़ कर ले गया। उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर है, वो अपनी मिसाइल रखे रह जाएगा, उसी के घर में उसी की मिसाइल फूटेगा, क्योंकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इसी तरह से नकारा नकम्मा है कि हम उसी के सैन्य बेस पर, उसी के हथियारों के डिपो पर अटैक करेंगे और वो अपने बनाए हुए गोला बारूद के विस्फोट से ही मर खप के रह जाएगा। उसका परमाणु कमांड सेंटर पर हमने अटैक किया, परमाणु कर रहा था कि परमाणु कमांड सेंटर पर ही अटैक होगा, कमांड ही नहीं मिल पाएगा तो परमाणु बम ये जमीन के अंदर धंसा का धंसा तुम्हारा रह जाएगा। और अगर ऊपर उठाने की कोशिश किए तो जब तक तुम लॉन्च करोगे उससे पहले ही यहां से उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया जाएगा जहां से तुम्हारा मिसाइल लॉन्च होगा। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, इसमें अखिलेश यादव भी घुसे हुए हैं। और अखिलेश यादव ने जो यहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तान को जिताने की बात की है। अगर भारत नहीं जीता तो कौन जीता? युद्ध होता है तो कोई ना कोई तो जीतता है। तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान जीता, ये सीज फायर हो गया, तो सीज का जश्न नहीं मनाया जाता, हम तो जीत का जश्न मना रहे हैं। तो अपने तुम पाकिस्तान के आकाओं से पूछो कि वो किसका जश्न मना रहा है, हार का जश्न मना रहा है। तो जो यहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें विपक्ष के कुछ नेता हैं, अखिलेश यादव जैसे, इनकी फितरत ही यही है। इसलिए अब इनका आगे इलाज होने वाला है, इस पोस्ट पर FIR दर्ज किया जाएगा जी। ये अभी चल रही है बात। और राम गोपाल यादव इसलिए बैकफुट पर आया क्योंकि जिस तरह से उसने व्योमिका सिंह की जाति बताई और कहा कि ये उनको बख्श दिया गया, क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि ठाकुर है, लेकिन वो जाट हैं, ठाकुर नहीं है, OBC में है, भारतीय वो जाटव है, जात है। अब वो ये लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए उसको टारगेट नहीं किया। जाति की बात है ही नहीं। एक अगर कोई नेता अपने दिमाग के उपज बताकर किसी कर्नल कुरैशी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर दी जो इंटेंशनली नहीं था, वो इंटेंशनली वो नहीं बताना चाहता था, वो बताने की कोशिश, बताना ये चाहता था कि तुमने धर्म पूछकर यहां पर हिंदुओं को मारा और आतंकवादी मुसलमान था, और हमने ये दिखाया कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई में भी हम ब्रीफ करने के लिए एक मुस्लिम महिला को ला रहे हैं। जिस मुस्लिम महिलाओं को तुम बुरके के अंदर रखना चाहते हो, वो हमारे यहाँ फाइटर प्लेन चलाती है, वो हमारे यहाँ आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है। और वो दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि तुम क्या कोशिश करते हो, तुम क्या महिलाओं को समझते हो अपने देश में, हम क्या महिलाओं को समझते हैं। यहां के मुसलमानों के गाल पर ये तमाचा था, जो आज हिजाब करने के लिए स्कूल कॉलेज में हिजाब डाल के चलो, हिजाब गैंग जो बना है उसके मुंह पर तमाचा है। ये बेशर्म की तरह उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। तो भले ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, शाह ने, वो गलत बात कही, इंटेंशन उसका जो भी हो, जो मुंह से निकल गया गलत थी, उसके लिए माफी भी मांग चुका है वो। लेकिन राम गोपाल यादव जो सेना के अंदर जातीय स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वही राहुल गांधी कर रहा है। तो ये लोग हैं जो एक देश में विद्रोह की स्थिति पैदा करना चाहता है, विद्रोह करवाना चाहता है। और अगर विद्रोह होगा तो इसको फायदा होगा। तो सेना के अंदर विद्रोह करवाना चाहते हो, उसके लिए तो योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, वर्दी जातियों में बटी हुई नहीं रहती है, ये देश के अंदर की वर्दी है, ये आर्मी है, और देश प्रेम इसके अंदर है, जातीय प्रेम से ऊपर है ये जी। कोई भी शक्ति देशभक्ति को काउंटर करने के लायक स्थिति में नहीं होगी, चाहे किसी भी स्तर पर हो। और ये जातीय रूप से बांटने की कोशिश हिंदुओं को, ये तो अखिलेश यादव की पार्टी की स्ट्रेटजी ही रही है।
राहुल गांधी भी आज उसी रास्ते पर चल रहा है, जो कि जातीय जनगणना जैसी चीज़ों का विरोध कांग्रेस करती रही। आज इसको ये लोग इतना डिस्परेट है इस बात के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए, ये पाकिस्तान के सामने भी सरेंडर कर देगा अगर ऐसी स्थिति आएगी तो इसलिए इन लोगों का इलाज जल्द होने वाला है। योगी ने एक संकेत दिया है कि अब राम गोपाल यादव का भी नंबर है, अखिलेश का भी नंबर है, भ्रष्टाचार में भी अखिलेश के नंबर आने वाला है। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों ने एक संकेत दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहेगा, और जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहने वाला समाजवादी पार्टी का नेता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कार्यकर्ता हो, वो इस पार्टी को छोड़ दे। पाकिस्तान परस्ती का गुणगान करने वाला ये जितने लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ रहें, और यही एक रेखा खींच दी गई है। अब समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये जातीय आधार की बात नहीं कर रहे, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। वो सम्मानजनक तरीके से बाहर निकल जाए, जो सांसद है, जो विधायक है, जो सपोर्टर है, तो अखिलेश यादव को समझ में आएगा, राम गोपाल यादव को समझ में आएगा कि भारत की स्थिति क्या है, और भारत में अभी भी जो कॉन्स्पिरेसी करने वाला गद्दार गैंग एक्टिव है, उसको जवाब कैसे दिया जा सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो सपा नेता राम गोपाल यादव के बयान से राजनीति में हलचल है, भाजपा लगातार हमलावर है। इससे पहले सपा नेता अबू आजमी और रामजी लाल सुमन के बयानों पर भी विवाद हुआ था। ऐसे में अखिलेश यादव अब बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि सपा नेताओं की बयानबाजी का असर पार्टी पर कैसे होता है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।